हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य सिद्धांतों के ऊपर। इससे पहले हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत प्लेटो, अरस्तु और लोनजाइनस के काव्य सिद्धांतों पर विचार कर लिया है। उम्मीद है कि आप सभी ने उन वीडियोज़ को ज़रूर देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वे प्लेलिस्ट में एक बार जाकर देख सकते हैं। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र संबंधी जो भी चिंतन हुए हैं उनके क्रम से आप सब परिचित हो पाएंगे। चलते हैं, देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इससे पहले हमने जितने भी विचारकों पर चर्चा किया था सभी का संबंध यूनान से था, चाहे वो प्लेटो हों, अरस्तु हों या लोनजाइनस। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नया देश शामिल हो रहा है, यानी कि इंग्लैंड के विचारक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। कई बार ऑब्जेक्टिव सवालों में इस तरीके से सवाल पूछ लिए जाते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 ईस्वी में हुआ था। विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएटलारिएट की उपाधि दी गई थी। कभी सवाल पूछा जा सकता है पोएटलारिएट की उपाधि किसे दी गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ को। अगर इनके प्रिय मित्रों की बात करें तो इनके सबसे प्रिय मित्र थे कॉलरिज, जो कि आपको आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। कॉलरिज इनके सबसे प्रिय मित्र थे। वर्ड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज सन 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ध्यान रखिए, प्रथम काव्य संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज सन 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका अंतिम काव्य संग्रह द प्रियुल्ड था। तो यहाँ पर आपको दो फैक्ट मिल रहे हैं, एक प्रथम काव्य संग्रह से संबंधित और दूसरा अंतिम काव्य संग्रह से संबंधित। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे। वर्ड्सवर्थ 1795 ईस्वी में कोलरिज के मित्र बने तथा उनके ही सहलेखन में लिरिकल बैलेट्स नामक कविताओं का प्रथम संस्करण सन 1798 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया था कि वर्ड्सवर्थ के सबसे प्रिय मित्रों में थे कोलरिज, और इन दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेट्स नामक कविताओं का संकलन निकाला, जिसका कि प्रथम संस्करण सन 1798 ईस्वी में प्रकाशित कराया गया था, ठीक जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी उससे 2 वर्ष पूर्व। यानी कि 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, 1798 ईस्वी में लिरिकल बैलेट्स नामक कविताओं का संकलन निकला, जिसका कि प्रथम संस्करण 1798 में प्रकाशित हुआ था। और कौन कौन से संपादक थे? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, इन दोनों ने मिलकर इसको प्रकाशित करवाया था। परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। अगला पॉइंट है, लिरिकल बैलेट्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जा सकता है। यानी कि जो लिरिकल बैलेट जिसका प्रथम संस्करण 1798 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, वह स्वच्छंदता काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक, अगला जो पॉइंट है, लिरिकल बैलेट्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए। उनकी भूमिका को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जा सकता है। यानी कि अगर आप वर्ड्सवर्थ की आलोचना को समझना चाहते हैं तो लिरिकल बैलेट्स की पूरी किताब न पढ़कर अगर उनकी भूमिकाओं को ही आप पढ़ ले रहे हैं, चारों भूमिकाओं को, तो एक तरीके से वर्ड्सवर्थ की आलोचना के मूल बिंदुओं को आप समझ पाएंगे। अब देखना जरूरी है कि इन भूमिकाओं का प्रकाशन कब कब हुआ था। अगर पहले प्रकाशन की बात करें 1798 ईस्वी में, जिसका शीर्षक था एडवर्टीजमेंट। फिर इसके बाद 1800, 1802, 1815 ईस्वी में प्रीफेस नाम से वर्ड्सवर्थ ने इनकी भूमिका लिखी। तो इसको भी ध्यान में रखिए, कई बार क्रम पूछ दिया जाता है। 2 ही शीर्षक से लिखा गया था, एडवर्टीजमेंट और प्रीफेस। तो इसको ध्यान में रखिए, वर्ड्सवर्थ ने इसकी भूमिका लिखी थी। लिरिकल बैलेट्स कुल 4 संस्करणों में प्रकाशित हुआ था। अगला पॉइंट है, वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। अक्सर पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य शास्त्र और संस्कृत साहित्य शास्त्र में कविता को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। सभी ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी है। उसी तरह से पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत वर्ड्सवर्थ ने भी कविता को परिभाषित करते हुए लिखा, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ये परिभाषा न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी होगी, इसलिए इसको आप एकदम से अपने दिमाग में बैठा करके, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, वर्ड्सवर्थ ने कहा था। अगला पॉइंट है, वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध में 3 मान्यताएं प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है।
आगे मैं बात करूं इससे पहले मैं थोड़ा सा वर्ड्सवर्थ के नेम को लेकर इस पर डिस्कशन करना चाहता हूं। इनके नाम में ही छिपा हुआ है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्स मतलब शब्द, और शब्द से भाषा का निर्माण होता है, और भाषा के संबंध में इन्होंने विचार किया, काव्य भाषाओं पर विचार किया है। अगर मान लीजिए आप तैयारी कर गए और आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि काव्य भाषा संबंधी वर्ड्सवर्थ ने किया है, ठीक है। तो एक तरीके से याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगला जो पॉइंट है कि इन्होंने काव्य भाषा संबंधी 3 मान्यताएं दी हैं। अब वो मान्यताएं कौन कौन सी हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहली मान्यता जो है, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। मतलब आम बोलचाल की भाषा पर जोर दिया था वर्ड्सवर्थ ने। उन्होंने ऐसी भाषा का समर्थन नहीं किया जो कि क्लिष्ट हो, जिसको पढ़ने के लिए पाठकों को डिक्शनरी इत्यादि खोजने की ज़रूरत पड़े, उसको उसकी व्याख्या करनी पड़े, कठिन शब्द उसमें नहीं होने चाहिए, बल्कि ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। एक तरीके से सरल भाषा की तरफ उन्होंने इशारा किया है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है कि काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं होना चाहिए। मतलब जो भाषा काव्य की होनी चाहिए वही भाषा गद्य की भी होनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा, अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक के कविताओं पर अगर बात करें तो उस समय अलग अलग भाषाओं में कविताएं लिखी जा रही थीं, लेकिन मुख्य रूप से अवधी और ब्रज भाषा का ही उसमें दबदबा था। और आधुनिक काल में आकर जब कविता लिखी जाने शुरू हुई, उसी समय तमाम गद्य विधाओं का भी जन्म हुआ। तो एक प्रश्न खड़ा हो गया कि गद्य की भाषा क्या रहेगी और पद्य की भाषा क्या रहेगी। भारतेंदु युग में इसका एक समस्या के रूप में ये प्रश्न खड़ा हुआ था। और आप जानते हैं कि भारतेंदु ने शुरुआती दौर में कविता की भाषा ब्रज भाषा को ही रखा था, लेकिन द्विवेदी युग में आकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अब समय आ गया है कि काव्य और गद्य दोनों की भाषा एक रहे तो अच्छी बात है। तो उसी से इस चीज़ को भी जोड़ा जा सकता है कि बहुत पहले विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस बात पर जोर दिया था कि गद्य और पद्य दोनों की भाषा एक होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट उन्होंने दिया कि प्राचीन कवियों का भावोद्बोधन जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। अगर भाषा में कृत्रिमता आई है या फिर आडंबरयुक्त भाषाओं का प्रयोग शुरू हुआ है तो वो कवियों की देन है, न कि किसी आम आदमी की उसमें देन है या फिर उसका योगदान रहा है। तो एक तरीके से आप देखेंगे हिंदी में भी आप अपने मित्रों के सर्किल में देखेंगे तो कई मित्र आपको लगेगा कि कृत्रिम पड़ता है, या फिर डिक्शनरी, या फिर खुद उन्हीं से व्याख्या करनी पड़ती है कि आपने जो ये बात कही है उसका अर्थ क्या होगा। लेकिन वहीं पर आपके कई ऐसे मित्र होंगे जो बहुत ही सरल सहज भाषा का प्रयोग करते होंगे, जिसे कि आम बोल भाषा का प्रयोग कहा जा सकता है, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि भाषा जितनी सरल हो उतना ही बेहतर होगा, और गद्य और पद्य की भाषा एक ही होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर भाषा में कृत्रिमता है या फिर आडंबरवाद है तो ये कवियों की ही देन है। अभी मैंने कम्युनिटी बॉक्स में एक सवाल पूछा था कि लॉन्जाइनस ने काव्य दोष के रूप में किन तत्वों को माना था, तो उसमें एक विकल्प में नाम दिया था शब्दाडंबर, ठीक है। तो शब्दाडंबर एक तरीके से काव्य दोष के अंतर्गत आता है, उसी की तरफ वर्ड्सवर्थ ने भी इशारा किया है। अगला पॉइंट है, वर्ड्सवर्थ का यह भी मानना है कि काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है। अभी भाषा को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों की भाषा एक होनी चाहिए। अगर अलगाव ही करना है तो उसको छंद के आधार पर हम अलग कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इंटरव्यू इत्यादि देने जाएं तो उसमें पूछा जा सकता है कि काव्य और गद्य में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के हवाले कि छंद का अंतर होता है। बाद में उसमें लय, संगीत, इन सारी चीज़ों को भी जोड़ा जाता है। इसीलिए छायावाद में आकर निराला ने मुक्त छंद की बात करना शुरू की, और उन्होंने कहा कि जैसे मनुष्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए वैसे कविता को भी छंद से स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस तत्व के कारण गद्य और पद्य में अंतर को माना है, तो उसका सही जवाब होगा छंद। और अंत में बात करें कि विलियम वर्ड्सवर्थ का निधन 23 अप्रैल और इनका निधन हो गया 23 अप्रैल 1850 ईस्वी में। तो देखा जाए पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत 7 अप्रैल 1770 खुशी का दिन था, और 23 अप्रैल यानी कि अप्रैल महीना ही में वर्ड्सवर्थ का जन्म भी हुआ और निधन भी हुआ। एक तरीके से याद करने के लिए ये सारी चीज़ें बार बार
आपको रिपीट कराई जा रही हैं। तो ध्यान में रखिए 7 अप्रैल 1770 विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म और 23 अप्रैल 1850 में उनका निधन हो गया। और बाकी जितने भी पॉइंट्स पर चर्चा की गई कि उनका प्रथम काव्य संग्रह कौन था, अंतिम काव्य संग्रह कौन था, और जो कॉलरिज थे उनके मित्र थे, लिरिकल बैलेट्स 4 संस्करणों में है, ठीक है। उनका जन्म वर्ड्सवर्थ का इंग्लैंड में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिए। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।